जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है, ये वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। तो गाइस इतनी दम लगा के तैयारी करो कि आपका वक्त बहुत जल्दी आ जाए। आज की रेट में कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो कि मे बी शायद आपको टॉन्ट मारते हो, या फिर आपको कुछ लोगों को प्रूफ करना हो बता कि यार भाई जो आप जो हो वो सबसे बेस्ट हो, आप जो अपनी जो रास्ता आपने चुना है आईएएस आईपीएस का वो सबसे बेस्ट चुना है। हो सकता है ना कि कुछ होता है, हम लोग को दोस्त यार देखने को मिलते हैं, कई बार फैमिली मेंबर्स भी देखने को मिलते हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं कि अरे यार इतना समय हो गया यार प्रिपरेशन करते करते, क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ वेस्ट कर रहे हो, इससे अच्छा कोई सही सा नौकरी वोकरी ढूंढ लो। बट जिस दिन आईएएस आईपीएस बन जाओगे तो उस दिन कोई ये सब चीजें, ऑब्वियस ही बात है, बोलेगा तो है नहीं, बट उस दिन जब आप उनको देखोगे तब अंदर से जो खुशी आपको महसूस होगी उस खुशी का ठिकाना नहीं होगा। तो तैयारी इतनी दम लगा के करो कि वो वक्त आपका बहुत जल्दी आ जाए। तो इसी के साथ गाइज आज की मतलब लेक्चर की शुरुआत करते हैं। खबरी पॉडकास्ट पर गाइज आप झा सर एकेडमी को सर्च करके ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं। एड फ्री ऑडियो लेक्चर्स यहां पर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आज का लाइक का टारगेट 300 का है। फटाफट अभी के अभी लाइक हिट कर दो। अभी अगर आपको कोट भी अच्छा लगा है तो भी लाइक हिट कर दो। लेक्चर तो आपको अच्छा लगेगा ही, क्योंकि यहां पर जो भी टॉपिक्स मैं आपके कवर कराता हूं वो सिर्फ और सिर्फ सिविल सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 12 फरवरी 2021 का ये करंट अफेयर्स का लेक्चर है। जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए मैंडेटरी है इस पूरे लेक्चर को एंड तक जो है वो सुनना। लेक्चर के दौरान जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देता हूं उसको आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। 100% गारंटी सिलेक्शन की बात मैं यूं ही नहीं करता हूं, इसके बाकायदा प्रूफ देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर प्रूफ वीडियो आपको मिल जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट सिविल सर्विसेज की तो यूपीपीसीएस का प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। तो यहां पर जो भी टॉपिक्स मैं कवर कराता हूं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं और सभी सोर्सेज से न्यूज को मैं यहां पर आपकी कवर कराता हूं, डिटेल में एनालिसिस करवाता हूं, जिससे कि आपका ना ही सिर्फ प्रीलिम्स क्रैक हो बल्कि मेंस में भी आप जो है वो अच्छे आंसर लिख पाए। तो ये फुल फ्लेज आपकी तैयारी में यहां पर कवर करवाता हूं। और आज की जो टॉपिक्स अपन कवर करने जा रहे हैं जीएस पेपर 1 के जो टॉपिक्स हैं, ये सबसे पहले तो देखेंगे कि एक स्कीम के बारे में, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम हमें देखने को मिल रही है। हमारे इंडिया के जो हेरिटेज जो है, इंटेंजिबल हेरिटेज, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक स्कीम है। तो उसके बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिटेल में। इसके अलावा देखिया जूली करके एक शहर हम लोग को आसाम के अंदर देखने को मिलता है, तो इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। इसके अलावा सदिया अर्थक्वेक के बारे में देखेंगे। शाहदूत डैम जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर पेपर 2 की न्यूज में नई रोशनी करके एक स्कीम है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। स्पेशल मैरिज एक्ट, ये रिपीटेड टॉपिक है, इसके बारे में भी एक न्यूज आई है तो उसको मैं बताऊंगा आपको। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन जो है वो हटाई है, रद्द करी है। उत्तर प्रदेश के अंदर प्रेसिडेंट रूल जो है वो इंपोज करने को लेकर एक पिटीशन है, तो इसके बारे में जानकारी दूंगा मैं आपको। इसके अलावा लोकपाल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कोलंबिया और वेनेजुला के बारे में, एक मुद्दा हम लोग को सामने देखने को मिला है तो उसको देखेंगे। फिर पेपर 3 की न्यूज में जेएटीपी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओडिशा के अंदर एक ऑर्डिनेंस तीसरी बार आया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी को लेकर, तो उसको देखेंगे। और बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने एक नई गेंदे के फूल मैरीगोल्ड की वैरायटी जो है वो डेवलप करी है, तो उसकी भी बात करने वाले हैं। तो ये पूरे टॉपिक्स है जो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर के दौरान। और गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज को एनरोल करना है तो आप कर सकते हैं। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की इसकी फीस है। डेली लेक्चर्स की पीडीएफ आपको मिलती है, आपको हैंडआउट नोट्स मिलते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है और आपको मंथली मैगजीन दी जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में है। इसको अगर आपको ज्वाइन करना है या इससे रिलेटेड और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 9713282838, ध्यान रहे ये नंबर है, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप मैसेज करके आपको ये पेड पैकेज से रिलेटेड आप जानकारी जो है वो ले सकते हैं। जो भी अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए पेड पैकेज के बारे में, या फिर फेसबुक के थ्रू आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमलाक्ष झा के नाम से फेसबुक पर मेरी प्रोफाइल है, आप मुझे कांटेक्ट करिए, वहां पर मैसेज करिए, मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा। और टेलीग्राम पर अगर आप हैं तो अपना एक चैनल भी है टेलीग्राम पर और डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपका समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट लेक्चर को शुरू करते हैं। एंड तुरंत एक लाइक जरा हिट कर दो, चेक कर लो कि आपने अभी तक लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं। गाइस जानेंगे कि इंडिया में ट्रेडिशनल कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में।
और बताया जा रहा है कि मिनिस्टर ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म ने इन्फॉर्म किया है पार्लियामेंट में कि इन्होंने क्या मेजर्स उठाए हैं ट्रेडिशनल कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया को प्रमोट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए। तो देखो गाइस, मैं आपको बता दूं, ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं वो काफी कम हम लोग को न्यूज में देखने को मिलते हैं, और जब भी ऐसे टॉपिक्स आते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से, क्योंकि लिमिटेड इसका एरिया है। बट जब करंट अफेयर्स में इससे जुड़ी कुछ स्कीम आती है तो उसके काफी ज्यादा चांसेस हो जाते हैं एग्जामिनेशन में पूछे जाने के। देखिए, बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने एक स्कीम लेकर आई है, जिस स्कीम का नाम है स्कीम फॉर सेफ गार्डिंग द इंटेंजिबल हेरिटेज एंड डाइवर्स कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारत का जो इंटेंजिबल हेरिटेज कल्चर ट्रेडिशन जो हम लोग को देखने को मिलता है। अब सवाल ये उठता है, इंटेंजिबल हेरिटेज क्या होता है? देखो, ताजमहल जो है, ताजमहल एक जगह पर है, आप ताजमहल को एक जगह पर रखकर उसको कंजर्वेशन कर सकते हो, उसके लिए मतलब काम कर सकते हो उसको प्रोटेक्ट करने का। बट वहीं अगर अपन बात करें लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज है, भाषा एक ऐसी चीज है, अगर भाषा जो है वो बोलना या भाषा का उपयोग करना बंद कर दिया जाए तो वो भाषा लुप्त हो जाती है। तो जो भाषा क्या हो गई फिर? भाषा हो गई इंटेंजिबल कल्चर, कि जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते आसानी से। और इसके अलावा जैसे डांस होता है, आर्ट्स होते हैं, राइट? अगर जैसे कि कोई एक इंडिविजुअल किसी जगह पर ऐसी कला चलती आ रही है कि वहां पर वो कुछ जो है वो हाथों से कुछ बनाते हैं, हैंडमेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अगर वहां के लोग वो हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बनाना छोड़ दें तो आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद वो जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लुप्त हो जाएगा। वहां पर फिर वो लोग उस तरीके की हैंडमेड जो भी चीज बना रहे होंगे किसी भी जगह पर, तो उस तरह की वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज जिसको आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जिसको प्रोटेक्ट करना, जिसको कंजर्व करना आपके कंट्रोल में काफी लिमिटेड होता है, राइट? तो ऐसी जो चीजें होती हैं वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की लिस्ट में आ जाती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? इसको प्रमोट करती है, राइट? ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगे, जिससे कि ये जो कल्चर है ये लुप्त ना हो जाए, एंड ना हो जाए इसका, राइट? तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती। तो हमारी कंट्री के अंदर ऑलरेडी काफी सारी डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिलती है, अलग अलग प्रकार के कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, उसमें इंटेंजिबल कल्चर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो वही मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर जो इंटेंजिबल हेरिटेज और कल्चरल ट्रेडिशंस हमारी कंट्री में अलग अलग प्रकार के हैं, तो कुछ नाम नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए। और मैं चाहूंगा कि आप यूनेस्को के नाम, कि यूनेस्को ने जिन जिन इंटेंजिबल हेरिटेज को जो है वो शामिल किया है अपनी लिस्ट में, तो वो सब नाम आपको पता होने चाहिए, राइट? क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। बाकी मैंने अभी आपको इस स्कीम के बारे में बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने बोला है कि ये स्कीम लेकर आई है, जिसके थ्रू ये हमारी कंट्री के इंटेंजिबल हेरिटेज और कल्चरल ट्रेडिशंस जो है अलग अलग बहुत सारे, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोट करना रिच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया को। और इन्होंने 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सक्सेसफुली यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के अंडर शामिल कर लिया है, जो कि 2003 कन्वेंशन के थ्रू हमें देखने को मिलती है। तो यूनेस्को की जो लिस्ट है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 13 इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को यूनेस्को की लिस्ट में दर्ज करवा दिया है। और पहले स्टेप के तौर पर बताया जा रहा है कि नेशनल इन्वेंट्री ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्रिएट किया जा रहा है, मतलब एक लिस्ट बनाई जा रही है जिसमें हमारी कंट्री के जो रिच इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उनको पूरा जो है वो तैयार किया जा रहा है, उसकी लिस्ट तैयार की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अपनी वेबसाइट पर इस लिस्ट को जो है वो रख दिया है, शामिल कर दिया है, और इसको नेशनल लिस्ट फॉर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहा गया है। और नेशनल लिस्ट जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की है, ये एक अटेम्प्ट है हमारी कंट्री के अंदर जो रिच डाइवर्सिफाइड इंडियन कल्चर जो हमें देखने को मिलते हैं, स्पेशली इंटेंजिबल हेरिटेज के, तो उसको रिकॉग्नाइज करने का एक ये इंपॉर्टेंट जो है वो स्टेप हम लोग को सरकार की तरफ से देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बता दूंगा इसकी यूनेस्को के 2003 कन्वेंशन के बाद फोकस किया गया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करने के ऊपर, राइट? और 5 ब्रॉड कैटेगरीज या डोमेन्स आप कह सकते हो ये तैयार किए गए, जिसके अंडर ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है वो रखे जाते हैं। अब कौन से होती हैं ये 5 पर्टिकुलर डोमेन्स? तो सबसे पहले तो ओरल ट्रेडिशन, जो मैंने भी आपको बताया, जैसे कि लैंग्वेज हो गई, एक्सप्रेशन हो गया, राइट? आर्ट्स हो गए, जैसे कि कुछ डांस फॉर्म होता है, सोशल प्रैक्टिस, रिचुअल्स, फेस्टिव इवेंट, जैसे कि मंत्र वगैरह हो गया, इस प्रकार का मंत्र का उच्चारण वगैरह हो गया, ऐसी कुछ चीजें सोशल प्रैक्टिस के अंदर रहती है। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, और प्रैक्टिस जो कि नेचर और यूनिवर्स से रिलेटेड हो या उसके कंसर्न में हम लोग को देखने को मिलती हो।
और ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप, अभी मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर ये बताया ना कि किसी जगह पर अगर कोई आदमी अगर कुछ बना रहा है, राइट, या फिर उसकी कम्युनिटी के लोग कुछ हैंडमेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और अगर वो कुछ सालों के बाद वो चीज बनाना छोड़ दें और उनकी जो अपकमिंग जनरेशन है उनको इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन के बारे में या इस आर्ट के बारे में कि इसको कैसे बनाना है वो पता ही ना लगे, या फिर वो फॉरवर्ड ही ना करें उस आर्ट को अपनी कम्युनिटी में, अपने जो जनरेशन अपने बच्चों वगैरह में, तो ऑब्वियस सी बात है कि आने वाली कुछ पीढ़ियों के बाद वो पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा वो आर्ट, वो कला या वो प्रैक्टिस, है कि नहीं। तो ऐसी जो चीजें होती हैं उसको अगर प्रोटेक्ट करके रखना है तो उसका उपयोग जो है वो कंटिन्यूअसली रहने दिया जाए, प्रमोट किया जाए बार बार की, जिससे कि वो लुप्त ना हो, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से गाइस। बहुत अच्छे से ये स्कीम के बारे में आप ध्यान रखना, और यूनेस्को से रिलेटेड आपको मैंने जो अभी टास्क दिया है कि कौन सी लिस्ट है, यानी कि कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है अलग अलग जगह के, तो वो जरूर लिखकर बताइए। और आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, आपकी स्टेट में कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है जो कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है या फिर जिसको इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, तो वो भी जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए, राइट। अब नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे देखिए जूली के बारे में। देखिए जूली के बारे में बात करेंगे, और शायद से मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो जो भी असम के मेरे स्टूडेंट्स हैं तो बुरा मत मानना, क्योंकि असम के अंदर एक इंपॉर्टेंट टाउन, इंपॉर्टेंट शहर के तौर पर ये देखिए जूली हम लोग को देखने को मिलता है। तो अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत है तो आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो मेरा कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख कर कि क्या इसको प्रोनाउंस करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर मैं अगली बार से अगर ये टॉपिक न्यूज में आएगा तो मैं ध्यान रखूंगा। तो हमारे ऑनरेबल इंडियन प्राइम मिनिस्टर अभी गए हैं इस शहर पर, अभी इन्होंने विजिट किया था, तो दैट्स वाई ये टॉपिक न्यूज में है। तो याद रखना, देखिया जूली जो शहर हम लोग को देखने को मिलता है ये आसाम के अंदर है, और ये एक ऐतिहासिक शहीद नगर के तौर पर हमें देखने को मिलता है। यहां पर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2 मेडिकल कॉलेजेस की नींव रखी है और हाईवे रोड और हाईवे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है। और देखिए जूली की बात करें गाइस, तो ये जो टाउन है, ये जो शहर है, ये क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 का जो है उससे एसोसिएटेड है। बताया जाता है कि सबसे कम उम्र वाले जो शहीद हैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वो इसी शहर के हम लोग को देखने को मिलते हैं। गाइस घटना घटी थी सितंबर 20 1942 को। क्विट इंडिया मूवमेंट का एक पार्ट था, जुलूस निकला था फ्रीडम फाइटर्स का। फ्रीडम फाइटर्स ने मार्च किया और वो काफी सारे पुलिस स्टेशन पे गए। वहां पर पुलिस स्टेशन पर हमारा झंडा लहराने के लिए, हमारे तिरंगा को लहराने के लिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन जो देखा जाता है वो कॉलोनियल पावर का सिंबल देखा जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली देखा जाता था, यानी कि जो ब्रिटिशर जो है उनको अगर कंट्रोल करना था तो वो लोकल एरियाज पे, तो वो पुलिस स्टेशन के थ्रू कंट्रोल करते थे। तो पुलिस स्टेशन को कॉलोनियल पावर के सिंबल के तौर पर देखा जाता था। तो जितने भी जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो चले गए थे पुलिस स्टेशन पे और वहां पर वो तिरंगा लहरा रहे थे, राइट। तो ये चीज ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आई। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने एटलीस्ट 15 लोगों की हत्या कर दी, गोली मारकर हत्या करवा दी ऑर्डर पास करके, जिसमें से 3 महिला थी और एक 12 साल की, मात्र 12 साल की तिलेश्वरी बरुआ जी थी, राइट। यानी कि एक महिला हम लोग को देखने को मिली थी। तो महिला का और बच्चों का ये स्ट्रगल था और जिसमें बेरहमी से इनको मार दिया गया गोली मार के। आपको बता देगा इस आसाम के अंदर जो ये देखिए जूली जो शहर है, यहां पर 20 सितंबर को शहीद दिवस के तौर पर ये शहर में सेलिब्रेशन होता है 20 सितंबर को, क्योंकि घटना जो घटी थी वो 20 सितंबर 1942 को घटी थी, राइट। और रिसेंटली देखिए जूली पुलिस स्टेशन जो है इसको हेरिटेज स्टेटस भी प्रोवाइड किया गया है, राइट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनकी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। एंड गाइज आई एम वेरी सॉरी, ये बैकग्राउंड में कुछ नॉइज चल रही है, अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, तो मुझे भी काफी इरिटेशन हो रही है और मैं कोशिश करूंगा कि एडिटिंग के समय पर इस नॉइज को जो है वो रिड्यूस करने की कोशिश करूं। अब सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, वरना फिर थोड़ा सा बस आज के लिए ये कोऑपरेट करिएगा, राइट। मुझे पता है कि आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स को बहुत डिस्टर्बिंग लग रहा होगा ये, बट क्या कर सकते हैं, अब कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। आप तो मेरे शब्दों पर फोकस करो, भूल जाओ सब पुरानी पीछे क्या चीजें चल रही क्या नहीं चल रही, बिल्कुल सिर्फ फोकस होना चाहिए, शब्दों पे होना चाहिए जो मैं बोल रहा हूं। तो सदिया अर्थक्वेक की थोड़ी सी यहां पर बात करेंगे। सबसे पहला फैक्ट तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये जो सदिया अर्थक्वेक है ये आसाम में हुआ था, आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर हुआ था, और ये 1667 ईस्वी पर हुआ था। सीई कॉमन एरा पर हम लोग को देखने को मिला था 1667 में। और ये जो भूकंप आया था, ये जो अर्थक्वेक आया था, ये बहुत ही ज्यादा विनाशकारी था। इसने पूरे शहर को, पूरे टाउन को जो है वो तहस महस कर डाला था और मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था।
इस अर्थक्वेक ने। और अभी साइंटिस्ट ने कुछ जियोलॉजिकल एविडेंसेस जो है वो फाइंड आउट किए हैं, इनको मिले हैं कुछ जियोलॉजिकल एविडेंसेस, और ये हीमे बस्ती गांव पे मिले हैं जो कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर पर हम लोग को देखने को मिलता है। और हिस्टोरियन ने उसको नाम दिया है सदिया अर्थक्वेक। और सदिया अर्थक्वेक के बारे में मैंने आपको बताया कि काफी मैसिव डिस्ट्रक्टिव इवेंट हम लोग को देखने को मिला था। अर्थक्वेक का पूरे शहर को तहस महस कर दिया था 1697 सीई में, राइट। और ये बताया जा रहा है कि ये जो खोज जो हुई है, जियोलॉजिकल एविडेंसेस जो ये पाए गए हैं, ये सिस्मिक हजार्ड मैप में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, ईस्टर्न हिमालयस के सिस्मिक हजार्ड मैप में, राइट, जिसके थ्रू इस क्षेत्र में प्रॉपर तरीके से कंस्ट्रक्शंस हो और प्रॉपर प्लानिंग हो, जिसके कारण अगर इन फ्यूचर अगर कुछ अर्थक्वेक आता है तो यहां पर कोई भी परेशानी या फिर कोई भी मेजर जो है वो डिस्ट्रक्शन ना हो सके, राइट। हालांकि यहां पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, अभी भी पिछले वीक में हमने देखा कि हालांकि काफी कम रिचर स्केल का ये अर्थक्वेक था, बट फिर भी आते रहते हैं यहां पर 3.5 4.5 के आसपास के हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं, राइट। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में एक जनरल आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अलावा गाइस बात करेंगे शाहतूत डैम के बारे में। मैंने शायद ये टॉपिक आप लोगों को पहले भी कवर करवा चुका हूं, बट फिर से आप जान लो, शाहतूत डैम इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में बनाया जा रहा है। इस डैम से काबुल शहर को पर्याप्त पानी जो है वो मिलने वाला है। इस डैम को लालंदर डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। और मैं आपको बता दूं, ये दूसरा मेजर डैम है जो कि इंडिया के द्वारा अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। इससे पहले इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम या फिर सलमा डैम हम लोग ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं जून 2016 में। इंडिया अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम यानी सलमा डैम को ऑलरेडी हम लोग कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, राइट। और ये डैम किस नदी पर जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है? मैदान नदी, जो कि काबुल नदी की ट्रिब्यूटरी के तौर पर हमें देखने को मिलती है। तो ये सिंपल सी चीजें हैं जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में न्यू डेवलपमेंट पार्टनरशिप का ये जो प्रोजेक्ट है डैम कंस्ट्रक्शन का, ये उसी का पार्ट है, ठीक है। अब गाइस आगे बढ़ने से पहले आज का लाइक का टारगेट पूरा कर दीजिए। 1 सेकंड लगेगा, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, और उसमें आपके कोई पैसे वगैरह नहीं लगने वाले। आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है कि मैं कंटिन्यू आपके लिए ये लेक्चर जो है वो बनाता रहूं, और मुझे पता भी लगता रहे कि हाँ यार आप पसंद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो लेक्चर को। तो लाइक का बटन गाइस जरूर हिट करिएगा। तो चलो अपन अब नई रोशनी स्कीम के बारे में डिस्कस करते हैं। ये स्कीम किस पर्पस के लिए? पहली बात तो ये स्कीम किनको टारगेट कर रही है? तो माइनॉरिटी वुमेन को ये स्कीम टारगेट कर रही है। ये स्कीम उनके लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए है, उनको सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, कि वो सोसाइटी में लीडर के तौर पर उभर कर आए, राइट। तो ये नई रोशनी स्कीम माइनॉरिटी वुमेन के लिए हमें देखने को मिल रही है, राइट। किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है इस पर्टिकुलर स्कीम को? तो ऑब्वियस ही बात है, माइनॉरिटी वुमेन को टारगेट कर रही है ये स्कीम, तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ही तो होगा। और इस स्कीम का मेन मकसद क्या है? कि एम्पावर करना, सशक्त बनाना महिलाओं को, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना, उनको नॉलेज, टूल, टेक्निक्स प्रोवाइड कराना, जिसके चलते वो सरकारी सिस्टम से इंटरैक्ट कर सकें, बैंक्स की सेवाएं हासिल कर सकें खुद की दम पर, और दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ इंटरैक्ट कर सकें। और सभी लेवल्स के इंस्टीट्यूशंस की यहां पर बात हो रही है। इसमें महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है महिलाओं को, और इवन जो ट्रेनी वुमेन जो है, तो फोकस किया जा रहा है कि वो सोसाइटी में कॉन्फिडेंट मेंबर के तौर पर, इंडिपेंडेंट मेंबर के तौर पर उभर कर आए, राइट। और स्कीम जो है इसमें 6 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद 1 सालों तक हैंड होल्डिंग एक्सरसाइज कंडक्ट की जाएगी, यानी कि 1 साल तक प्रॉपर गाइडेंस समय समय पर इस स्कीम के थ्रू महिलाओं को प्रोवाइड किया जाएगा, उनको सशक्त बनाने के लिए, एम्पावर करने के लिए, राइट। और ट्रेनिंग के अंदर जो इश्यूज हम लोग को महिलाओं से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाना, एजुकेशन प्रोग्राम्स महिलाओं के लिए, हेल्थ और हाइजीन प्रोग्राम्स, लीगल राइट्स महिलाओं को प्रोवाइड कराना, यानी कि लीगल राइट्स के बारे में उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना कि उनके लीगल राइट्स क्या क्या हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बताना, डिजिटल लिटरेसी से अवेयर करना उनको, स्वच्छ भारत, लाइफ स्किल्स, और सोशल और बिहेवियरल चेंज के लिए उनको एडवोकेसी यानी कि उनकी वकालत जो करना, यानी कि उनको सोशल और बिहेवियरल चेंज के लिए उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, राइट। कि जैसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं ना, कि जैसे कि बिहेवियरल चेंज की ही अगर अपन बात करें तो काफी सारी चीजों में महिलाओं को इंक्लूड नहीं किया जाता, राइट। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की भी अगर बात करें तो जो सोसाइटी में जो बिहेवियर है तो उसको खत्म करने के लिए ये इश्यूज की वकालत करना, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज की जो माइनॉरिटी महिलाएं हैं
उनके लिए कौन सी स्कीम और भी हमें देखने को मिलती है। एक तो नई रोशनी के बारे में तो अपन ने देखी है, ये एक स्कीम है। इसके अलावा सीखो और कमाओ, लर्न एंड अर्न स्कीम, जिसमें 33% टोटल बेनिफिशियरी जो है वो महिला हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा नई मंजिल स्कीम है, जिसमें भी 30% टोटल बेनिफिशियरी महिलाएं। ये ऐसी स्कीम्स है जो कि इकोनॉमिक इंपावरमेंट के लिए है माइनॉरिटी वुमेन के, राइट। तो ये चीज है जिसके बारे में आपको बस बेसिक सा आइडिया होना चाहिए नई रोशनी के बारे में, राइट। अब गाइस बात हो रही है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक गाइस, मैं आप लोगों का ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। ये रिपीट हुआ है टॉपिक और लगातार 2 से 3 बार न्यूज में रिपीट हो चुका है। और जब भी कोई टॉपिक्स रिपीट होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और स्पेशल मैरिज एक्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। मैंने ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं, और जिन भी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी कवर कर लिया एक बार आप रिवाइज कर लेना। जिनने नहीं किया है मैं आपको बता दूंगा, 7 सितंबर 2020 के लेक्चर को आपको सर्च करना है यूट्यूब पे। आपको सिंपली यूट्यूब का जो सर्च कॉलम होता है वहां पे लिखना है 7 सितंबर 2020, उसके आगे मेरा नाम लिख देना कमलाक्ष। स्पेलिंग करेक्ट लिखना, KAMLAKSH स्पेलिंग है, तो ये करेक्ट लिखना और सर्च करना। फिर जैसे ही आप सर्च करोगे आपकी सर्च लिस्ट में जो सबसे पहला जो सर्च आएगा, सबसे पहला जो लेक्चर आएगा वो अपना ही होगा, 7 सितंबर 2020 का। इस लेक्चर के 33 मिनट 52 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये स्पेशल मैरिज एक्ट का टॉपिक मिल जाएगा। इसको आज ही अच्छे से कवर कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा 17 और 18 जनवरी, 17 और 18 जनवरी डेट अलग अलग है, बट ये एक ही दिन का लेक्चर है। ये कवर करवाया हुआ है मैंने आपको, क्योंकि ये मंडे वाला दिन था और आप जानते हैं कि मंडे वाले दिन संडे और मंडे दोनों की न्यूज कवर की जाती है। तो 17 और 18 जनवरी आपको सर्च करना है यूट्यूब के सर्च कॉलम पे, उसके आगे अगेन मेरा नाम लिख देना। जो भी सर्च लिस्ट में सबसे पहला वीडियो आएगा यूट्यूब के अंदर वो अपना ही होगा, और इस वीडियो के 17 मिनट 13 सेकंड पे आप जाएंगे तो आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। और ये जो टॉपिक था रिपीट जो हुआ था वो इलाहाबाद से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिला था कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब मैंडेटरी नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल जब शादी करते हैं, क्योंकि देखो प्रोसीजर आपको मिल जाएगा स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में, तो थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताता हूं कि कोई भी इंडिविजुअल जब रजिस्टर करवाते हैं शादी के लिए, राइट, रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहते हैं, तो वो एप्लीकेशन जब देते हैं तो एप्लीकेशन जिस ऑफिस में जमा करवाई जाती है, सबमिट की जाती है, तो उस ऑफिस के बुलेटिन बोर्ड में चिपका दी जाती है डिटेल्स कपल की, राइट, कि ये कपल फलाना कपल शादी करने वाले हैं। इन कपल की शादी से रिलेटेड अगर किसी को कुछ आपत्ति है तो आपत्ति अपनी दर्ज करा सकते हैं, राइट। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की प्रोसीजर में देखने को मिलती है। बट अभी क्या हुआ है एट प्रेजेंट, ये टॉपिक भी क्यों न्यूज में हमें देखने को मिला था वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक पेटिशनर है, उन्होंने केंद्र सरकार से बोला है कि इसी क्लॉज को रद्द कर दिया जाए, हटा दिया जाए, राइट। ये वाला क्लॉज जो है, जो कि अपन ने देखा था 17 और 18 जनवरी को, कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये चीज अब मैंडेटरी नहीं है कि कोई भी कपल जब शादी करना चाहते हैं उसके लिए जो अपनी एप्लीकेशन देते हैं तो 30 डेज के पीरियड के लिए उनकी डिटेल्स बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी जाती है, कि जिससे कि अगर किसी को आपत्ति है उनकी शादी से तो वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो पेटिशनर का कहना यह है कि इस प्रकार से अगर किसी कपल की डिटेल्स 30 डेज तक अगर जो है वो बुलेटिन बोर्ड पर पब्लिकली ओपन कर दी जाएगी तो वो कपल के लिए काफी खतरा हो सकता है। कपल के जो परिवार वाले हैं वो ऑनर किलिंग, आप जानते हो ऑनर किलिंग हम लोग को देखने को मिलती है जब किसी परिवार वाले चाहते नहीं है कि उनके जो पुत्र हैं या पुत्री जो हैं वो अगर मैरिज करते हैं, शादी करते हैं, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन शादी करते हैं, तो फिर वो कई बार ऑनर किलिंग वाला केस देखने को मिलने लगता है। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, मार दिया जाता है कपल्स वगैरह को। तो पेटिशनर ने यही कहा कि ये कपल्स के लिए काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए इसको रद्द कर दिया जाए। बट केंद्र सरकार ने कहा कि नहीं, रद्द तो नहीं कर सकते हैं। और हालांकि प्रॉपर केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा नहीं, बट उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि ये बहुत जरूरी है कि जो संबंधित विभिन्न पक्षों के हित की सुरक्षा के लिए जरूरी है ये वाला क्लॉज, राइट। अब ये चीज है, बाकी काफी सारी स्टेट्स के अंदर अब ये चीज मैंडेटरी नहीं है कि जो ऑफिस वगैरह होते हैं जहां पर मैरिज रजिस्ट्रेशन होता है तो वहां पर बुलेटिन बोर्ड पर जो है वो नहीं लगाने का क्लॉज है, कि आप मतलब मैंडेटरी नहीं है। अगर ऑफिशियल जो है अगर उनको लगता है कि सामने वाले कपल जो है अगर उनको संदिग्ध पाए जाते हैं कि यार कुछ गड़बड़ है तो फिर वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो लगा सकते हैं, बाकी मैंडेटरी नहीं है अब उत्तर प्रदेश के अंदर, राइट। बाकी दूसरी और जगहों पर मैंडेटरी भी है। तो इसको पूरे यानी कि इस कानून से ही हटाने के लिए जो पेटिशनर जो है उन्होंने डिमांड करी थी, तो उनकी डिमांड रिजेक्ट हो गई। बाकी हालांकि आपको ये चीज जो है वो ध्यान में नहीं रखना है, आपको मेनली स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के बारे में पता होना चाहिए, राइट। और बाकी 17 और 18 जनवरी के लेक्चर में एक अपडेट है, तो वो भी अगर आप देख लो तो बहुत अच्छी बात है। बाकी स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में तो डेफिनेटली आप पूरी चीज, पूरे पॉइंट जो है वो कवर करके चलो।
गाइज अब जो टॉपिक न्यूज में देखने को मिल रहा है वो एक पेटिशन से रिलेटेड देखने को मिल रहा है। एक पेटिशनर ने पेटिशन लगाई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पेटिशन को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। और पेटिशनर डिमांड कर रहे थे कि प्रेसिडेंट रूल इंपोज कर दिया जाए उत्तर प्रदेश में। पेटिशनर का कहना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो पूरा गड़बड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस अपनी मनमानी चला रही है, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, राइट, लोगों को मारा जा रहा है, क्राइम जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया है, वहां की सरकार जो है वो क्राइम को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिली थी और इस चीज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई है। इवन पेटिशनर एडवोकेट को कहा है, वार्निंग दी है उसको कि आपके ऊपर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है इस प्रकार की हरकत के कारण कि आप किसी स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल की डिमांड जो है वो कर रहे हैं, राइट, इस प्रकार की और आरोप लगा रहे हैं किसी स्टेट सरकार के अंदर, राइट। तो ऐसी चीजें, और उनके पास जो है वो प्रॉपर, क्योंकि पेटिशनर के पास प्रॉपर जो है वो एविडेंसेस वगैरह नहीं थे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के, राइट। तो ये सब चीजें इस प्रकार की देखने को मिली थी। बट आपको देखो यहाँ पर ये जो टॉपिक तो सामने आया ये आपके लिए उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक मैं आपको डेटा बताऊंगा। जैसे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो इंडिया के अंदर 2019 की जो रिपोर्ट आई है कि क्राइम का क्या स्टेटस इंडिया के अंदर 2019 में, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट रिकॉर्ड किए गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा क्राइम महिलाओं के अगेंस्ट रिकॉर्ड किए गए। और इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा क्राइम 2019 में महिलाओं के अगेंस्ट देखने को मिले, वो टोटल जो क्राइम है वो है 4,05,861, 4,05,861 केसेस 2019 के अंदर। और उत्तर प्रदेश में 59,853 ऐसे इंसिडेंट्स पाए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो है वो महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम हम लोग को देखने को मिलता है। और ये तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज ही आपको करनी है, प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपको पढ़ना है। पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की बुक से आपको कवर करना है। ये स्टैटिक पोर्शन के अंदर है आपके। और प्रेसिडेंट रूल के बारे में भी हालांकि मैं पहले कई बार आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो जीएस पेपर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। तो इसको आज ही आप फिनिश करें, ये आपका टास्क है। गाइस केंद्र सरकार का कहना है कि लोकपाल सिलेक्शन कमेटी का जो पैनल हम लोग को देखने को मिलता है उसके माइन्यूट्स को डिस्क्लोज नहीं करना है। अब माइन्यूट क्या होते हैं गाइस? तो इंस्टेंट रिटन रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग और हियरिंग। तो जो लोकपाल पैनल जो है सिलेक्शन कमेटी का, तो उसकी जो भी मीटिंग हो रही है और मीटिंग के दौरान जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है, उसका जो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है ना कि किस किस मेंबर ने क्या बोला, क्या कहा, किस मुद्दे पर बातचीत हो रही है, किस दिन मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में क्या क्या हुआ है, तो वो पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन रहता है। उस रिकॉर्ड को पब्लिकली ओपन नहीं करना है या डिस्क्लोज नहीं करना है। मतलब कि अगर कोई आरटीआई लगाई जाती है कि सिलेक्शन कमेटी का जो ये लोकपाल का पैनल है, तो उसके बारे में अगर पूछताछ की जाती है कि मतलब इस मीटिंग के दौरान जो है वो क्या बातचीत हुई, किसने क्या फैसला लेने की बात करी, तो उसके जो रिकॉर्ड्स है वो आरटीआई लगा के मांगे जाते हैं, तो वो रिकॉर्ड्स है वो नहीं दिए जाएंगे पब्लिक को। और ये चीज केंद्र ने कही है और इस चीज को बिल्कुल सही ठहराया है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने। और केंद्र ने लागू किया है एग्जेम्पशन क्लॉज, जो कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 8(1)(e) के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस एग्जेम्पशन क्लॉज के तहत काफी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको आरटीआई के थ्रू डिस्क्लोज नहीं किया जाता, राइट, क्योंकि वो हमारी कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी के पर्पस के लिए भी हो सकती है। जैसे कि हमारी कंट्री की कुछ खुफिया इंफॉर्मेशन, राइट, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग पब्लिकली ओपन नहीं कर सकते, अगर ओपन हो जाएगी तो हमारी कंट्री की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए खतरा हो सकता है। तो इसी में इस चीज को भी शामिल कर दिया गया कि लोकपाल सिलेक्शन कमिटीज की जो मीटिंग होती है उसके माइन्यूट्स को डिस्क्लोज नहीं करेगी केंद्र, राइट। तो ये चीज है। अब सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होता है कि सिलेक्शन कमेटी लोकपाल के मेंबर्स को सेलेक्ट करती है। इसका काम होता है सिलेक्शन कमेटी का। आपको बता दें कि लोकपाल के जो मेंबर्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जाता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा, और किसके रिकमेंडेशन पर? सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन पर। इसके अलावा गई सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन के तौर पर होते हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, और इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई एक ऐसे जज जिसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किया गया हो, और एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। और 2016 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग बताया गया कि लोकसभा के अंदर जो भी सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होगी उसके लीडर जो है वो इसके मेंबर के तौर पर देखने को मिलेंगे। मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए क्या एलिजिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो किनको माना जाएगा, तो उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी होती है, आप बताइए क्या होती है, राइट। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी सिविल सर्विसेज में पहले पूछी जा चुकी है। तो थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं और लोकपाल एक्ट
2013 के बारे में। तो देखो, लोकपाल एक्ट के थ्रू एंटी करप्शन ओम्बड्समैन सेटअप करने पर फोकस किया गया था, राइट, जिसको केंद्र पर लोकपाल कहा जाता है, स्टेट लेवल पर लोकायुक्त कहा जाता है। सिंपल सी चीज है, ये लोकपाल और लोकायुक्त का काम बिल्कुल सिमिलर होता है। इनका काम होता है करप्शन को रोकना, या फिर जो करप्टेड ऑफिशियल्स हैं उनको पकड़कर उनके खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेशन करना, सख्त कार्रवाई करना। तो ये लोकपाल और लोकायुक्त का काम होता है। लोकपाल कहते हैं हम लोग सेंटर पर, सेंटर के जो एंटी करप्शन ओम्बड्समैन जो होते हैं वो लोकपाल होते हैं, और स्टेट लेवल पर जो एंटी करप्शन ओम्बड्समैन जो होते हैं वो लोकायुक्त होते हैं। और लोकपाल के अंदर एक चेयरपर्सन हम लोग को देखने को मिलते हैं और मैक्सिमम 8 मेंबर हो सकते हैं। और लोकपाल जो है वो सभी कैटेगरीज जो होती है पब्लिक सर्वेंट्स की, सभी को कवर करते हैं, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ अगर कोई भी करप्शन का केस होता है, या फिर ये जो ओम्बड्समैन होते हैं ये पूरी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस जो है वो एक्सेप्ट करके उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन तक कर सकते हैं। तो इतनी पावरफुल बॉडी है लोकपाल की हमें देखने को मिलती है। और एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना, लोकपाल का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर नहीं है, यानी कि आर्म्ड फोर्सेस कि जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, तो उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस जो है वो लोकपाल डील नहीं करेंगे, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो लोकपाल का जो एम्बिट है वो आर्म्ड फोर्सेस पर नहीं आता है। इसके अलावा जैसे कि कोई इंडिविजुअल जो है जिन्होंने करप्शन के थ्रू कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह अपने नाम करा ली है, तो लोकपाल जो है वो उन प्रॉपर्टीज की कुर्की कर देती है, जब्त कर देती है उन प्रॉपर्टीज को, राइट। इवन जैसे कि अगर किसी इंडिविजुअल के खिलाफ अगर मामला साबित भी तक ना हुआ हो, सिर्फ केस वगैरह चल रहा हो, पेंडिंग हो पूरा मामला, तो भी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर दी जाती है लोकपाल के द्वारा, ऐसी प्रॉपर्टी जो करप्टेड मींस के थ्रू जो है वो किसी इंडिविजुअल ने हासिल की हो, राइट। और इसके अलावा यहां पर बताया जाता है कि राज्यों के अंदर लोकायुक्त को बनाने की बात की गई थी कि 2013 के बाद से 1 साल के बाद, जैसे ये कानून लागू हुआ उसके 1 साल के बाद सभी राज्यों में भी लोकायुक्त बॉडी जो है वो होगी। और इस लोकपाल एक्ट 2013 के अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि जो भी पब्लिक सर्वेंट जो विसल ब्लोअर्स की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि कुछ पब्लिक सर्वेंट होते हैं जो किसी घोटाले के बारे में या किसी करप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं लोकपाल को या लोकायुक्त को, तो उनको भी प्रोटेक्शन देने का प्रावधान जो है वो इस कानून के अंदर लोकपाल एक्ट 2013 के अंदर हमें देखने को मिलता है। और लोकपाल की पावर्स की बात करें तो सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन की इनकी पावर है। इवन जैसे कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो होती है ना, सीबीआई, उनको ये डायरेक्शन दे सकती है कि किस प्रकार से सीबीआई को ऑपरेट करना है, काम करना है। जो भी ओम्बड्समैन ने या फिर लोकपाल ने जो भी केस सीबीआई को सौंपा है, तो सीबीआई या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जिसको केस सौंपा गया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताएगी, डायरेक्शन देगी लोकपाल। तो ये सब इसकी पावर होती है। कानून के तहत लोकपाल समन जारी कर सकती है किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट। समन का मतलब आपको पता होगा, बुलवाना, राइट। जैसे किसी को बुलवाना होता है तो समन जारी करती है, जैसे अलग अलग इंस्टीट्यूशन, कोर्ट्स वगैरह भी समन जारी करती है ना, वैसे ही लोकपाल भी समन जारी करती है किसी को बुलवाने के लिए, अपने पास पूछताछ करने के पर्पस के लिए, राइट। और इवन कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पब्लिक सर्वेंट अगर प्राइमा फेसी केस पर अगर हम बात करें, प्राइमा फेसी केस का मतलब ये होता है कि अगर केस को देखकर अगर किसी के ऊपर शक भी हुआ, राइट, तो भी जो है उसको घेरे में लिया जा सकता है, उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इवन किसी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसने अगर किसी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई शुरू नहीं भी की होगी, तो भी कार्रवाई जो है वो लोकपाल शुरू करवा सकती है। इतनी पावर रखती है लोकपाल, राइट। और कोई भी ऑफिसर सीबीआई के जो इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं किसी मामले को, तो वो बिना लोकपाल से पूछे अपने केस को किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर किसी सीबीआई के ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया है, केस सौंपा गया है, उस केस को डील करने पर जो है वो किसी सीबीआई के ऑफिशियल को अपॉइंट किया गया है, तो बिना लोकपाल की इजाजत के जो है वो ऑफिशियल केस अपना ट्रांसफर दूसरे को नहीं कर सकते। तो ये वाली चीज भी इसमें हमें देखने को मिलती है। और इसमें एक बहुत बढ़िया सा क्लॉज है कि जो भी मामला होता है उसको 6 महीने के अंदर ही अंदर फिनिश करना होता है, उसकी पूरी कार्रवाई, पूरा इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ्स के अंदर ही अंदर। और लोकपाल या लोकायुक्त 6 महीने के लिए, और जो है वो इस टाइम पीरियड को, 6 महीने के टाइम पीरियड को और 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। बट जब टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जाएगा तो वो उस ऑफिशियल से जो है वो रिटर्न में मांगा जाएगा कि क्यों आप जो है वो टाइम पीरियड को बढ़वा रहे हो, राइट। जैसे कि एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, किसी इंडिविजुअल के खिलाफ जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है करप्शन के मामले को, तो अगर उनके 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं तो उन्हें लोकपाल या लोकायुक्त को लिखकर रिटर्न में देना होगा कि उनको और क्यों ज्यादा समय चाहिए, इन्वेस्टिगेशन क्यों कंप्लीट नहीं हुई। तो टाइम बाउंड तरीके से इन्वेस्टिगेशन पर ये काम करती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात लोकपाल की हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हमें देखने को मिलता है कि स्पेशल कोर्ट्स भी जो है वो इस प्रकार के जो मामले हम लोग को देखने को मिलते हैं जो लोकपाल रेफर करती है, तो उस मामले के निवारण के लिए स्पेशल कोर्ट भी की जो उसकी जो कार्रवाई है, ट्रायल्स वगैरह जो होते हैं ना कोर्ट्स के, वो भी जल्दी जल्दी फिनिश हो, तो इसके लिए भी
स्पेशल कोर्ट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं गाइज लोकपाल से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। गाइज अब बात करेंगे कोलंबिया और वेनेजुला के बारे में। इन दो कंट्रीज की थोड़ी सी बात करने वाले हैं अपन। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि आपने जो अपनी स्टडी टेबल के सामने जो बड़ा सा वर्ल्ड मैप लगा के रखा है, आप जाइए वहां पर और वहां पर फिंगर से वेनेजुला और कोलंबिया इस कंट्री को टच करिए और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइए कि ये दोनों कंट्रीज जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है। तो देखिए गाइस, अभी हमें देखने को मिल रहा है कि कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है इवान ड्यूके, इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि ये वेनेजुलन्स को, यानी कि वेनेजुला के निवासी को टेम्पररी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे, टेम्पररी प्रोटेक्टेड स्टेटस उनको देंगे अगले 10 सालों के लिए। और इसको एक हिस्टोरिक डिसीजन कहा जा रहा है। किस प्रकार की प्रोटेक्शन देने की बात की जा रही है, तो देखो गाइस, मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से ही देखने को मिल रहा है कि लगभग 17 लाख लोग वेनेजुला छोड़कर दूसरी कंट्री चले गए। काफी सारे लोग कोलंबिया में एंटर कर गए। अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे लोगों ने वेनेजुला को क्यों छोड़ा, और अभी जो न्यूज आ रही है इसमें बताया जा रहा है कि कोलंबिया जो है वो इन लोगों को प्रोटेक्शन देगा, राइट। जो लोग जो है वो रेफ्यूजी आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए हैं, राइट, तो इन सभी लोगों को प्रोटेक्शन देने की बात करी है कोलंबिया ने। सवाल ये उठ रहा है कि वेनेजुला से इतने सारे लोग क्यों भागे, क्या वजह थी उसके पीछे। तो पॉलिटिकल क्राइसिस एक वजह थी। वेनेजुला के अंदर दो राइवल पॉलिटिशियंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं जो कि अपना अधिकार जमा रहे हैं, कह रहे हैं कि वेनेजुला के अंदर, दावा कर रहे हैं कि वेनेजुला के अंदर उनका रूल चलेगा। तो ये दो पॉलिटिशियंस के बीच में हम लोग को झगड़ा एक प्रकार का वेनेजुला के अंदर देखने को मिल रहा है। और आज की डेट में वेनेजुला के अंदर ऑथोरिटेरियन रूल हम लोग को नजर आ रहा है प्रेसिडेंट मदुरो का, जो कि यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी ऑफ वेनेजुला से बिलोंग कर रहा है। इनका पहला टेन्योर कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जनवरी 2019 में इन्होंने अपना दूसरा टेन्योर शुरू किया। और काफी सारे वेनेजुला के जो निवासी हैं, सिटीजन जो हैं, और इवन काफी सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, वो इस चीज को, इनके सेकेंड टर्म को अवैध बोल रहे हैं। यानी कि ये जो है वो बिना किसी प्रॉपर जो है वो अधिकार के या बिना रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर्स को फॉलो किए ये वेनेजुला के अंदर रूल कर रहा है, राइट। और दूसरी बात करेंगे इस वेनेजुला की इकोनॉमिक कंडीशन की, तो बहुत बुरी है। वेनेजुला के अंदर रिसेशन हम लोग को 2014 से ही देखने को मिल रहा है। वहां की इकोनॉमी पूरी तरह से कोलैप्स हो चुकी है। यहां पर क्राइम रेट जो है वो जस्ट डबल हो गया है, और इन्फ्लेशन, महंगाई जो है वो दुगनी तिगनी दर से जो है वो बढ़ चुकी है। और सिचुएशन काफी ज्यादा खराब हो गई क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुला के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है। मदुरो ने इवन ब्लेम किया है यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने वेनेजुला की स्टेट ऑयल कंपनी के ऊपर लगाया। और यहाँ की जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो वेनेजुला आज की डेट में फेस कर रहा है, तो वेनेजुला ब्लेम करता है यूनाइटेड स्टेट्स को कि जितनी भी प्रॉब्लम्स जो बढ़ी हैं वेनेजुला के अंदर, उसका सीधे सीधे कारण जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, जहां पर हाइपर इन्फ्लेशन बढ़ गया है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगाई यहां पर हो गई है। इसके अलावा मेडिसिन और खाने की शॉर्टेज और इवन इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स भी यहां पर हैं, यानी कि प्रॉपर पावर भी यहां पर अवेलेबल नहीं है वेनेजुला के अंदर। और इन पूरी चीज का गुनेगार जो है वो बताया गया है यूनाइटेड स्टेट्स को। ये वेनेजुला के जो प्रेसिडेंट है मदुरो, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जो इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया है वेनेजुला के ऊपर, जिसके कारण से वेनेजुला जो है वो किसी भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा, और इसके कारण से उसकी इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो गई है। और जितनी भी चीज आज की डेट में खराब हो रही है वो सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के कारण हो रही है। और आरोप ये तक लगाया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स दूर से ही वेनेजुला कंट्री को चला रहा है, और वेनेजुला कंट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स है। और यूनाइटेड नेशन की एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग बताया गया तो 90% से ज्यादा यहाँ के वेनेजुला के जो लोग हैं वो गरीबी में रह रहे हैं। 2019 का ये आंकड़ा है, 90% से ज्यादा वेनेजुला के लोग गरीबी में रह रहे हैं, पॉवर्टी में हम लोग को देखने को मिल रहा है। और एस्टिमेट लगाया गया कि 4.8 मिलियन वेनेजुलन्स, यानी कि 48 लाख वेनेजुलन्स जो है, लोग जो है यहाँ के, इन्होंने अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री जो है वो चले गए हैं लैटिन अमेरिका में, कैरिबियन कंट्रीज में, फरवरी 2020 तक। तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिली है, जिसके बारे में आप लोग को एक जानकारी होनी चाहिए, एक आइडिया होना चाहिए वेनेजुला के बारे में और कोलंबिया के बारे में, और जनरल जानकारी होनी चाहिए कि कोलंबिया जो है वो इनवाइट कर रहा है वेनेजुलन्स को और उनको 10 सालों के लिए प्रोटेक्शन देने की बात कर रहा है, राइट। तो ये चीज है। और गाइज पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा CSAT का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है गाइज, हिस्ट्री का कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल है, और
प्रॉपर कोर्सेज हैं गाइस जिससे कि आपका एग्जाम निकलेगा, ऐसे कोर्सेज आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं। इस कोर्सेज से रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगी, राइट। या फिर आप 9713282838 ये मेरा नंबर है, ध्यान रहे इस नंबर पर कॉल नहीं करना, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, लिंक चाहिए और डिटेल चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा रिप्लाई आपके पास विद इन 24 आवर्स आ जाएगा, ये बात भी ध्यान में रखना। अगर रिप्लाई एकदम से नहीं आ रहा है तो टेंशन मत लेना, क्वाइट पॉसिबल कि जिस समय आपने मैसेज किया उस समय मैं आप लोगों के लिए ही लेक्चर बना रहा हूं और ये जो मैं आपका पूरा कंटेंट क्रिएट करता हूं इसमें बहुत टाइम लगता है, तो क्या पता मैं कंटेंट क्रिएट करने में बिजी हूं, राइट। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर लेना, मेरा रिप्लाई आपके पास डेफिनेटली 100% आ ही जाएगा। तो चलो अब पेपर 3 के टॉपिक से की तरफ आगे बढ़ते हैं। JATP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की यहां पर बात हो रही है। इसमें देखो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा 1983 के पीरियड में JATP को क्रिएट किया गया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा। और ये क्रिएट किस पर्पस के लिए किया गया था कि DRDO जो है हमारी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो साइंटिस्ट हैं वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की फैकल्टीज के साथ मिलकर काम करें मिसाइल टेक्नोलॉजीज के लिए। तो कुल मिलाकर JATP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो शुरुआत हुई थी वो किस पर्पस के लिए हुई थी कि DRDO और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है वो मिलकर काम करें, राइट, वेरियस टेक्नोलॉजीज में। और उस समय तो मिसाइल टेक्नोलॉजीज पर काम करने पर ये शुरू किया गया था। तो आपको समझ में आ चुका है कि JATP का काम क्या होता है कि DRDO हमारी जो कंट्री के जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इनके साथ मिलकर काम करती है नई नई टेक्नोलॉजीज की। सिर्फ इतनी सी जानकारी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। और अभी DRDO ने एक MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ, जहां पर JATP सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसको बढ़ाया जा रहा है, इसको एक्सपेंड किया जा रहा है, राइट। इसमें और भी चीजें शामिल की जा रही हैं, राइट, जैसे कि नई नई जो फ्यूचर की जो टेक्नोलॉजीज जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं आने वाले समय की, तो उस पर मिलकर जो है वो अभी से काम किया जा सके और भी दूसरे हमारी कंट्री के जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो हैं उनको भी शामिल किया जाए। तो मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन के थ्रू यहां पर और भी नई नई चीजें जो है वो इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो इतनी सिर्फ चीज आपको बतानी चाहिए, इसमें ज्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतने से फैक्ट जो मैंने आपको बताया ये क्लियर रहने चाहिए बस आपको। इसके अलावा वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 की बात करेंगे इस, तो देखो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी उद्घाटन किया था रिसेंटली वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2021 का। इसकी थीम आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, रीडिफाइनिंग अवर कॉमन फ्यूचर सेफ एंड सिक्योर एनवायरमेंट फॉर ऑल। तो ये इसका हम लोग को थीम इसकी देखने को मिल रही है। और जो भी स्टूडेंट हिंदी मीडियम से एग्जाम को लिखते हैं आप भी ये इंग्लिश मीडियम वाली थोड़ी सी थीम ध्यान में रखना, क्योंकि वर्ल्ड लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की ये समिट है, तो इसलिए थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा ध्यान में रखने की कोशिश करना। और इसका 20th एडिशन हम लोग को TERI द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट फ्लैगशिप इवेंट का भी देखने को मिल रहा है। ये समिट बेसिकली पूरे दुनिया भर की सरकारें, बिजनेस लीडर्स, एकेडमिशियंस, क्लाइमेट साइंटिस्ट, युवा और सिविल सोसाइटी को एक साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे कि काम किया जा सके समिट के दौरान क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ऊपर। नई नई चीजें जो है वो रखी जाए क्लाइमेट चेंज से लड़ने के ऊपर, नई नई पॉलिसीज, नई नई जो रिसर्च जो आज की डेट में हो रही है अलग अलग देशों में, तो उसको सामने रखा जाए जिससे कि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के ऊपर मिलकर काम किया जा सके, राइट। और की पार्टनर्स इस समिट के कौन से हैं, तो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। अब ओडिशा के अंदर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज पर एक ऑर्डिनेंस हमें देखने को मिल रहा है। स्टेट कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन को, यानी कि इस ऑर्डिनेंस को तीसरी बार अप्रूवल इसका मिला है। और ओडिशा सरकार सेटअप कर रही है प्राइवेट मार्केट यार्ड्स और फार्मर कंज्यूमर मार्केट यार्ड्स, जिसके चलते एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कंपटीशन जो है वो बढ़ाया जा सके ओडिशा के अंदर। और ओवरव्यू दूं मैं आपको इस पर्टिकुलर अध्यादेश का, ऑर्डिनेंस का, तो ये जो लॉ जो ड्राफ्ट किया गया, ये कानून जो ड्राफ्ट किया गया, ये किस मॉडल के ऊपर बेस्ड है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2017 जो है उसके ऊपर बेस्ड है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा लाया गया था। ऑर्डिनेंस ने प्रपोजल रखा है कि जो फ्रेगमेंटेशन जो मार्केट का हम लोग को देखने को मिलता है उसको खत्म किया जाएगा। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे कि एक जगह पे मंडी होती है, ठीक है, मंडी पर हम लोग देखते हैं कि एक निर्धारित जगह होती है जहां पर जो किसान वगैरह जो है वो अपने सामान वगैरह को बेच सकते हैं, प्रोड्यूस वगैरह को बेच सकते हैं, राइट। तो ऐसी चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। तो इसको एबॉलिश करने की बात की जा रही है, मतलब फोकस किया जा रहा है कि ओडिशा के अंदर हर जगह पर ओडिशा के अंदर
पूरी जगह पर फोकस किया जा रहा है कि पूरे के पूरे ओडिशा को एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट एरिया भी बनाया जा सकता है और सिंगल लाइसेंस से ही मात्र ट्रेड किया जा सकता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और लाइव स्टॉक का। इसमें मार्केट कमिटी जो है ये मैनेज करेगी मार्केट यार्ड्स को और प्राइवेट मार्केट यार्ड्स भी सेटअप किए जा सकते हैं प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, जो कि ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स की मदद करने पर या फिर उनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने पर देखने को मिलेंगे। इसमें सरकार जो है ये डिक्लेयर करेगी वेयर हाउस को, सीलोस को, कोल्ड स्टोरेज को और दूसरे स्ट्रक्चर्स और स्पेसेस को मार्केट सब यार्ड के तौर पर, जिसके थ्रू बेटर मार्केट एक्सेस और लिंकेजेस जो है वो फार्मर्स को मिल सके। मतलब कुल मिलाकर यहां पर काम किया जा रहा है कि फार्मर्स को कहीं जाने की भी जरूरत ना पड़े और जहां पर भी मन चाहे फार्मर्स अपनी प्रोड्यूस जो है वो बेच सकें। तो इस पर मेनली फोकस यहां पर ओडिशा के अंदर इस ऑर्डिनेंस अध्यादेश के थ्रू हम लोग को देखने को मिल रहा है, किया जा रहा है, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा बेंगलुरु के साइंटिस्ट ने गाइस एक नई मैरीगोल्ड की वैरायटी जो है वो डेवलप करी है, यानी कि एक नया गेंदे का फूल डेवलप किया है और इसका नाम रखा गया है अर्का शुभा, राइट। और ये जो वैरायटी है ये डेवलप की गई है किसके द्वारा? हेसरघट्टा में हम लोग को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च देखने को मिलता है, उसके द्वारा डेवलप किया गया है। ये वैरायटी जो गेंदे की फूल की मैरीगोल्ड की हमें देखने को मिल रही है, इसमें 2.8% का कैरोटीन कंटेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि प्लांट सोर्स में सबसे हाईएस्ट कंटेंट के तौर पर बताया जा रहा है। और इवन जब ये फूल जब मुरझा जाएगा, खराब हो जाएगा, तब भी इससे पैसे बनाए जा सकते हैं, क्योंकि क्रूड कैरोटीन जो है इससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं वो इस फूल को खरीद लेंगी जब वो ये फूल सड़ भी जाएगा तो भी। और कैरोटीन जो है गाइस ये फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स हम लोग को देखने को मिलता है और फोटोसिंथेसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और कैरोटीन्स के अंदर कोई भी ऑक्सीजन एटॉम नहीं होता और अल्ट्रावायलेट, वॉयलेट, ब्लू लाइट और स्कैटर्ड ऑरेंज और रेड लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है और येलो लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, राइट, लो कॉन्सेंट्रेशन में। तो ये चीज है गाइस जिसके बारे में आप लोग को एक आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और ये थे आज के अपने पूरे ओवरऑल टॉपिक्स गाइस। और लाइक का बटन हिट किए बगैर मत जाना, एक बार चेक कर लो आपने लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं, तो लाइक का बटन जरूर हिट करो और शेयर गाइस जरूर कर देना। कहीं पर भी सोशल मीडिया पे, आप जिस भी सोशल मीडिया से जुड़े हैं वहां पर शेयर कर दीजिएगा लेक्चर को। और पीडीएफ पेड पैकेज को अगर आपको ज्वाइन करना है तो इसकी फीस मात्र 100 रुपीज पर मंथ की है, जिसमें आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ, हैंडआउट नोट्स, वीकली कंपाइलेशन मिलते हैं रिवीजन के लिए और आपको मंथली मैगजीन प्रोवाइड की जाती है। इतना सब कुछ मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में। तो इसको आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया कि मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9713282838 ये मेरा नंबर है। एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या टेलीग्राम पर मैसेज करके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इवन आप मुझे फेसबुक में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू, राइट। और टेलीग्राम का अपना एक चैनल भी है गाइस जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पर चैनल की और डिस्कशन ग्रुप की लिंक आपको मिल जाएगी। तो चलो अब अपन मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।